So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom. ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर फिजिक्स ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स के सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातों को। अपना ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखिएगा। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो चलिए बात करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर। हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। एक वेक्टर को किस तरीके से हम दो घटकों में तोड़ सकते हैं, दोनों परस्पर लंब घटक होंगे, ठीक है। एक कॉस का घटक होगा, एक साइन का घटक होगा। कॉस का घटक साइन का घटक कैसे पता लगेंगे, ये थीटा के बेस पर कौन कौन सा देगा, ठीक है। अगर थीटा जो है जिस भी अक्ष के साथ बना रहे हैं वो हमारा कॉस का घटक होगा। जैसे थीटा इस वाले एक्सिस के साथ बन रहा है तो ये कॉस का घटक होगा, ठीक है। इसमें थीटा एंगल इस वाले एक्सिस के साथ बन रहा है तो ये कॉस का घटक। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से हमको ये बातें जो है ध्यान में रखनी है। और आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो इसी से रिलेटेड कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें को, अच्छा हाँ, मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि यहाँ पर आपको किस तरीके से अगर कोई अनंत तल पर कोई बॉडी रखी होगी, है ना, तो उस पर लगने वाला जो गुरुत्व बल होता है, जो उसका वेट होता है, जो उसका भार होता है, उस बल को भी हम दो घटकों में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो एक तरफ कॉस का घटक, एक तरफ साइन का घटक। इसको आपने यूज किया होगा बहुत ज्यादा फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में, और जो प्रीवियस आपने टॉपिक्स पढ़े होंगे, मतलब ये तो हमारा वेक्टर्स को हम दोबारा से समझ रहे हैं ना, तो वहां पर आपने इसको काफी जगह देखा होगा। चलिए तो आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। एक क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिए इसे। एक हवाई जहाज क्षैतिज से 60 डिग्री कोण पर उड़ान भरता है। यदि जहाज का वेग 200 किलोमीटर प्रति घंटे हो, तो इसके वेग के क्षैतिज एवं ऊर्ध्व घटक याद कीजिए। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमसे क्या बोला जा रहा है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, ये हमारा क्षैतिज है, ठीक है। और इसी से कितने डिग्री का एंगल बनाता हुआ, 60 डिग्री का एंगल बनाता हुआ एक जहाज इस तरीके से उड़ गया, ठीक है। एक जहाज कैसे उड़ा, इस क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता हुआ उड़ गया, ठीक। तो हमें क्या बताना है, और इसकी जो स्पीड है, इसका जो वेग है वो है 200 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको इसके जो वेग है इसके क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक बताने। क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक बताने के लिए हमने क्या कहा था, इसके क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक जो होंगे परस्पर एक दूसरे के लंबवत होंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्षैतिज घटक और ये हो गया हमारा ऊर्ध्व घटक। तो अगर ये v है तो vx और vy, ये vx होगा और ये vy। लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। अतः वेग का क्षैतिज घटक vx क्या होता है, v cos थीटा, है ना, क्योंकि एंगल थीटा जो है वो x अक्ष के साथ ही बना है, ठीक है। तो v cos थीटा विल बी, v कितना है हमारे पास 200 और cos थीटा यानी कि cos 60 डिग्री, 200 cos 60 होता है sin 30, मतलब 1/2 100, तो आएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया हमारा क्षैतिज घटक। ऊर्ध्व घटक की बात करते हैं।
vertical component Vy is equal to V sin theta. V is 200 sin theta मतलब sin 60 डिग्री, 200 sin 60 is अंडर रूट 3/2, तो ये आएगा 100 अंडर रूट 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अंडर रूट 3 की वैल्यू रख करके हम इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 173 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक किसके, किसी भी वेक्टर के, किसी भी सदिश के। कहने का मतलब है क्षैतिज दिशा में इसका वेग 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और ऊर्ध्व दिशा में इसका वेग 173 किलोमीटर प्रति घंटा है लगभग। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ हमारे पास क्वेश्चन आएंगे इसमें, है ना। आई होप आप इनको समझ गए होंगे। हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, और वेक्टर्स का एक बहुत ही छोटा बट बहुत ही इंपॉर्टेंट एज वेल टॉपिक है यूनिट वेक्टर, मतलब एकांक सदिश या इकाई सदिश भी इसे हम कहते हैं। सबसे पहले एकांक सदिश की बात करें तो एकांक सदिश वो सदिश होता है जिसका परिमाण एक हो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एक हो, जिसका परिमाण एक हो, यूनिट हो। ठीक है, उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड 1 होने का मतलब यह दिशा की जानकारी देता है, मतलब इसमें दिशा होती है, इसकी दिशा होती है, परिमाण एक होता है और डायरेक्शन इसकी होती है। अगर मैं बोलूं कोई यूनिट वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरीके से हम निरूपित करते हैं। ए के ऊपर अगर मैंने कैप लगा दी, ए के ऊपर अगर ऐसे लगा दिया तो मतलब ये ए सदिश है। ए के ऊपर अगर कैप लगा दी तो वो एकांक सदिश है। तो एकांक सदिश और वेक्टर में क्या रिलेशन होता है, वेक्टर को आप भाग कर दो उसके परिमाण से। ये क्या है भाई, परिमाण। देखो इस चीज को ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज रहते हो आप लोग, इसलिए साइड पे लिख देते हैं। अगर ए लिखा है तो ये सदिश ए लिखा है। अगर ए के ऊपर ऐसे डब्बे रखे हैं, साइड में डंडे हैं, है ना, मोड़ लगा हुआ है, तो इसको कहते हैं सदिश ए का परिमाण, मैग्नीट्यूड। अगर सिंपल ऐसे लिखा है तो भी वो ए का परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। अगर ए के ऊपर कैप लगी है तो वो ए की दिशा है, परिमाण क्योंकि इसका एक है। समझ रहे हो बात को। तो ए कैप, जब भी किसी वेक्टर के ऊपर कैप लगाएंगे मतलब वो एकांक सदिश है। ठीक है, तो ए का एकांक सदिश रहेगा, ए का सदिश, ए का एकांक सदिश। तो ये ध्यान रखना आप, जब कैप लगा होगा, वेक्टर लगा होगा, मोड लगे होंगे तो उनका क्या मतलब रहेगा। ठीक है, तो अगर कोई एकांक सदिश हमको चाहिए तो उसके लिए क्या करो, उस सदिश में उसके परिमाण के बराबर भाग कर दो, उस सदिश में उसके परिमाण के बराबर क्या कर दो, भाग कर दो। समझ में आ गई है ये चीज। तो किसी भी वेक्टर का एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर जो होगा, उस सदिश में उस सदिश के परिमाण से भाग करने पर बन जाता है। यहीं से हमको एक रिलेशन मिलेगा इंपॉर्टेंट, वो ये होगा, कोई भी वेक्टर जो होता है, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए कैप इंटू मॉड ए। अगर यहाँ से मैं वेक्टर ए फाइंड आउट करूं तो वो निकल के आएगा ए कैप इंटू मॉड ए। और ये बात जो है कहीं हद तक सच भी है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूं इसे,
तो ये क्या है भाई, ये इससे मैंने बताया था ये क्या है, ए का परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। और ये क्या है, ये उसकी डायरेक्शन यानी कि दिशा है। तो एक सदिश के पास दोनों चीजें होती है ना, परिमाण और दिशा। तो किसी भी सदिश को एक्स वाई जेड, किसी भी सदिश को, सपोज हमारे पास एक सदिश है एक्स, तो उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एक्स का परिमाण इंटू एक्स का यूनिट वेक्टर। क्योंकि एक सदिश में परिमाण और दिशा होती है, तो मैं इसीलिए उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो यूनिट वेक्टर जो होगा, इकाई सदिश जो होगा, क्या काम करेगा, इकाई सदिश हमेशा दिशा दिखाने का काम करेगा। इकाई सदिश जो होगा वो दिशा दिखाने का काम करेगा। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और समझना बनता है, जिनको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं? ऑर्थोगोनल सदिश आसान है, एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश, एकांक सदिश, वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश, और जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश। कार्टेशियन सिस्टम में हम सदिशों को एक्स, वाई और जेड अक्षों में रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए हम अगर कोई एक्स अक्ष में कोई सदिश होगा तो सिर्फ उसको एक्स अक्ष की दिशा देने के लिए आई कैप, वाई अक्ष के लिए जे कैप और जेड अक्ष के लिए के कैप बोलते हैं। आई, जे, के, और उनके ऊपर क्या लगी होती है, कैप लगी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एकांक सदिश एक्स अक्ष की दिशा में अगर कोई वेक्टर इस तरीके से होगा हमारे पास, ये हमारे पास एक्स वाई जेड अक्ष है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। सपोज कोई सदिश इस प्रकार से हुआ, कोई सदिश इस प्रकार से हुआ कि वो हमको ऐसे दिख रहा है, तो मुझे कौन सी दिशा में दिख रहा है, एक्स अक्ष की दिशा में। तो इसकी दिशा रिप्रेजेंट करने के लिए मैं आई कैप लिख दूंगा। अब जितना भी इसका परिमाण होगा 3, 4, अगर 4 है तो 4 आई कैप, है ना। इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट यहाँ पर करूंगा। समझ में आ गई बात? तो आई अगर एक्स अक्ष में होगा तो आई कैप, अगर मैं ऐसे वाई अक्ष में हो गया तो इसके आगे क्या लिख देंगे भाई, इसकी दिशा को निरूपित करने के लिए, इसकी दिशा को निरूपित करने के लिए लिख देंगे जे कैप, और जितना भी इसका परिमाण होगा। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सदिशों को निरूपित करने के लिए यहाँ पर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का यूज करते हैं। ठीक है, और जो कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष की दिशा में सदिशों के डायरेक्शन को हमको बताते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। तो जरा कुछ क्वेश्चन के आंसर दीजिए, इसी बेसिस पर कुछ क्वेश्चन के आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, आपको ये वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, वेक्टर ए का परिमाण 5 इकाई 5 यूनिट और यह एक्स अक्ष की दिशा में है। सेकेंड, सदिश बी का परिमाण 4 इकाई और यह जेड अक्ष की दिशा में, प्लस पे लगा दिशा में है। नंबर 3, सदिश सी का परिमाण 2 इकाई और यह माइनस एक्स अक्ष की दिशा में है। नंबर 4, सदिश डी का परिमाण 7 इकाई प्लस वाई अक्ष की दिशा तथा 5 इकाई
माइनस एक्स अक्ष की दिशा में। एक लास्ट क्वेश्चन और लिख लेते हैं आप लोगों के लिए। सदिश ई का परिमाण 5 इकाई प्लस वाई अक्ष की दिशा में है तथा 2 इकाई माइनस जेड अक्ष की दिशा में। चलिए ये कुछ क्वेश्चन है, अगर ये करके आप तो समझ जाएंगे, इजी क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमसे बोला गया ए का परिमाण 5 इकाई है और एक्स अक्ष की दिशा में। अभी क्या बोला था, कोई सदिश ए होता है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, उसका परिमाण और उसके साथ उसकी दिशा। तो परिमाण कितना है भाई इसका, 5 इकाई, और दिशा कौन सी है, एक्स अक्ष की। एक्स अक्ष की दिशा को हम आई कैप से निरूपित करते हैं, तो सदिश ए हो गया हमारा 5i। ऐसे ही वेक्टर बी देखो, वेक्टर बी का परिमाण 4 इकाई है और प्लस जेड अक्ष, जेड अक्ष के लिए क्या हो जाएगा, के कैप। सी का परिमाण 2 इकाई है और माइनस एक्स, तो सी जो होगा माइनस एक्स अक्ष है, मतलब -2 आई कैप। एक्स अक्ष के लिए आई कैप और माइनस एक्स अक्ष के लिए माइनस आई कैप। अब डी का जो परिमाण है वो 2 दिशाओं में है, 7 इकाई वाई अक्ष की दिशा में, मतलब कि, और 5 इकाई माइनस एक्स, तो माइनस एक्स के लिए क्या हो जाएगा, -5 आई कैप, ठीक है, और वाई अक्ष के लिए क्या हो जाएगा, +7 जे कैप। समझ गए ना, वाई अक्ष के लिए जे, एक्स के लिए आई और जेड के लिए के, और अगर प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, ठीक है। ई का परिमाण 5 इकाई वाई अक्ष की दिशा में, तो ई का जो परिमाण है 5 इकाई वाई अक्ष की दिशा में 5 जे कैप, और 2 इकाई माइनस जेड एक्स की, मतलब -2 के कैप। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चंस जो है करने हैं, समझ में आए होंगे आपको, ठीक है। और काफी सारी चीजें हमने यहाँ पर कवर अप करी हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें जो है यहाँ पर समझ में आई हों। जरा समझने की कोशिश करते हैं फिर से। एक वेक्टर ए को, ये कोई वेक्टर ए है, इसे मैं 2 कंपोनेंट्स तोड़ सकता हूं। अब तक हम जो चीजें सीखे हैं, ये जो कंपोनेंट होगा, अगर ये वेक्टर हमारा v है, सपोज ये सदिश v है, तो ये हो जाएगा हमारा vx, और ये हो जाएगा हमारा vx, और ये हो जाएगा हमारा vy। ये एंगल है थीटा, ठीक है। इतनी बातें तो हम समझ चुके हैं अब तक। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। ये जो, अगर यहां से मैं डॉट डॉट लाइन ड्रॉ करूं, तो ये भी vy हो जाएगा, ये वाली साइड, ये वेक्टर तो v ही रहेगा, क्योंकि ये आमने सामने की साइड से, तो vy हो जाएगा, है ना। एक वेक्टर है जिसको कि मैं v इज इक्वल टू क्या लिख रहा था, इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। vx हो गया a cos थीटा, vx हो गया b cos थीटा, और vy हो गया v sin थीटा, ठीक है। मतलब कि ये वाली डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है वो है v cos थीटा, और ये वाली डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है वो है v sin थीटा, ठीक है। अब देखो इस वाली दिशा में x अक्ष की दिशा में, देखो x अक्ष की दिशा में जो हमारा वेक्टर होगा, vx का जो वेक्टर होगा, vx का जो सदिश होगा, वो क्या होगा, इसका परिमाण। परिमाण क्या है भाई, v cos थीटा, और इसकी दिशा, दिशा क्या है भाई, आई कैप। क्यों, क्योंकि ये x अक्ष की दिशा में, ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, समझ रहे हो। इसी प्रकार y अक्ष की दिशा में vy जो होगा वो होगा v sin थीटा और j कैप। होगा नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। तो फिर जरा सोच समझ के देखते हैं, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक,
ये हो गई वी एक्स, ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है ये हो गई वी वाई। अब क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ से v की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट वी वाई स्क्वायर, आएगी ना? इतनी बात समझ में आ गई? ये इस वेक्टर का परिणाम होगा, वेक्टर v का। तो कोई भी वेक्टर है उसे मैं लिख सकता हूं इस फॉर्म में, कोई भी वेक्टर है उसे मैं लिख सकता हूं इस फॉर्म में, वेक्टर v इज इक्वल टू वी कॉस थीटा आई कैप प्लस वी साइन थीटा जे कैप, यानी कि v इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। बोलिए, यहां तक क्या आपको बातें समझ में आई है? तो किसी भी वेक्टर को हम इस तरीके से निरूपित कर सकते हैं, उसके कौन से टर्म्स में? उसको ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के टर्म्स में। 3D में एक वेक्टर को ज़्यादा अच्छे तरीके से शो करने के लिए हम ये सिस्टम यूज करते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का। ठीक, जैसे सपोज बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे सपोज बात करते हैं b इज इक्वल टू 5i माइनस 2j कैप। तो ये जो b वेक्टर है ये हमारी समझ में इस प्रकार से आता है कि ये b वेक्टर है और इसका x अक्ष और y अक्ष। तो सपोज ये b वेक्टर है, ठीक है, तो bx विल बी इक्वल टू 5i कैप एंड by विल बी इक्वल टू माइनस 2j कैप। माइनस 2j कैप मतलब ये y डायरेक्शन ऐसे नहीं होगी, ये y डायरेक्शन विल भी नीचे। तो ये वेक्टर कुछ इस तरीके से होगा, by इज इक्वल टू माइनस 2j कैप, ये y डायरेक्शन। तो वेक्टर कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे। ठीक है, ये रहा। तो इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बनाया था पीछे? अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, b इज इक्वल टू अंडर रूट 5 पंजे 25, 2 दूनी 4, b इज इक्वल टू अंडर रूट 25 और 4 29 यूनिट्स। ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये इसका परिमाण है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, और इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको इस पर बेस्ड करवाना चाहता हूं। तो एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, इस वेक्टर, ये ए वेक्टर है हमारा, इसका परिमाण बताइए, इसका मैग्नीट्यूड बताइए, और हमको बताना है प्लस x अक्ष के साथ इसका कोण, प्लस x अक्ष के साथ इसका कोण। तो मैग्नीट्यूड तो इसका बता सकते हैं भाई, ए का परिमाण क्या होगा? अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब तो हमारे पास काम आसान हो गया ना। तो वेक्टर ए 3 3 9 4 4 16 दैट इज 25, अंडर रूट के अंदर 25 आता है तो उसको हम क्या लिखते हैं? 5 इकाई या 5 मात्रक, 5 यूनिट्स जो है इसका मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, और उसके बाद हमसे पूछ रहे हैं इसका, उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है इसका x अक्ष के साथ कोण। अब x अक्ष के साथ कोण को समझिए, ये वेक्टर को ड्रॉ करते हैं, ये रहा वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर है हमारा a। अगर मैं बात करूं इस साइड की, तो ये हमारा ax मतलब कि 3, और इस साइड की बात करूं तो ये हमारा 4 है ना। तो इसका जो एंगल निकालना है हमको, ये वाला एंगल निकालना है थीटा, उसके लिए tan थीटा इसमें लगा दो, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा का मान 4/3 आ रहा है। 4/3 जब भी tan थीटा का मान आएगा, ध्यान रखना ये 53 डिग्री का एंगल होता है। तो एंगल भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमको यहाँ से बनते हुए जो है देखने को मिल सकते हैं। नोट डाउन कर लेंगे इन्हें, और भी कुछ क्वेश्चन होंगे उनको हम
डिस्कस कर लेंगे। सो आई होप आपको जो बातें बताई गई वो समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगे और साथ ही साथ आपने नोट डाउन भी किया होगा चीज़ों को। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।